हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए इस वीडियो के अंदर पेडागोजी का मॉक टेस्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पिछला मॉक टेस्ट में हम लोग 50 जो है एमसीक्यू को प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में भी 50 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पढ़ने के बाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में कौन सा यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन ए, मोटिवेशन ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स। ऑप्शन बी, मोटिवेशन टू अवॉइड पनिशमेंट। ऑप्शन सी, मोटिवेशन दैट अराइजेस फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फेक्शन। ऑप्शन डी, मोटिवेशन इन्फ्लुएंस बाय सोशल अप्रूवल। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, जो ओरिजिनेट होता है इनसाइड से, ठीक है, ह्यूमन का इनसाइड से ओरिजिनेट होता है, जैसे कि हंगर हो गया, स्लीप हो गया। और एक्सटर्नल मोटिवेशन किसको कहा जाता है? जो ओरिजिनेट होता है आउटसाइड से, जैसे कि प्रमोशन, पनिशमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशन डेट अराइजेस फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फेक्शन। यानी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन से मोटिवेशन अराइज होता है वो सब क्या होगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइगोस्की टर्म फॉर गैप बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट कैन डू विथ गाइडेंस। तो आप सभी को बताना है वाइगोस्की का कौन सा टर्म यूज किए थे। जो गैप है लर्नर का, जो इंडिपेंडेंटली कर सकता है और जो है गाइडेंस के माध्यम से कर सकता है, उस गैप को क्या बोला जाता है वाइगोस्की थ्योरी के हिसाब से? चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन सी है कॉग्निटिव डिजनेंस। ऑप्शन डी है रीइंफोर्समेंट। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है जेडपीडी, दोनों का बीच का गैप को, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैफोल्डिंग। ए जो है इसका मतलब होता है टेम्पोररी हेल्प। टेम्पोररी हेल्प को जो है उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच थ्योरी फोकस ऑन द रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग। तो आप सभी को बताना है कौन सा थ्योरी फोकस करता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर लर्निंग के अंदर। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म, ऑप्शन सी कॉग्निटिव थ्योरी और ऑप्शन डी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है बात करता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर। दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, एक है क्लासिकल थ्योरी, ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंदर आता है। क्लासिकल थ्योरी इवान पेवलोव के द्वारा दिया गया था और ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन ए जीन पियाजी, ऑप्शन बी बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी जॉन डिवी, ऑप्शन डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड थॉर्नडाइक को जो है कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज इन एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कौन सा मेथड यूज नहीं होता है बताना है। ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। ए में दिया है इंट्रोसेप्शन, बी में दिया है एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी में दिया है केस स्टडी और डी में दिया है एस्ट्रोलॉजी। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोलॉजी जो है कोई मेथड नहीं है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी जितना भी दिया है सभी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन एजुकेशन साइकोलॉजी इज यूज टू। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है एजुकेशन के अंदर किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए गैदर क्वालिटेटिव डाटा अबाउट द स्टूडेंट फीलिंग्स, ऑप्शन बी डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑप्शन सी स्टडी बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स, ऑप्शन डी एनालाइज हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन एजुकेशन। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स, helping establish cause and effect relationship in a controlled environment. Next question है, which of the following method focuses on studying the life history of an individual to understand behavior। तो कौन सा मेथड के अंदर जो है इंडिविजुअल का लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, केस स्टडी, ठीक है। द केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व ए डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ हिस्ट्री, पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशन साइकोलॉजी व्हिच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू स्टडी ग्रुप डायनेमिक्स। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ग्रुप डायनेमिक को जानने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशियोमेट्रिक। सोशियोमेट्रिक इज यूज टू स्टडी सोशल रिलेशनशिप एंड ग्रुप डायनेमिक्स।
सोशियोमेट्री का यूज़ किया जाता है सोशल रिलेशनशिप को जानने के लिए और ग्रुप डायनेमिक को जानने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का फादर किसको कहा जाता है, तो उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स। बिग 5 मॉडल के अंदर जो है आप सभी को बताना है कौन सा ट्रेड्स होता है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रावर्सन्स, एग्रीवेबलनेस, कॉन्साइसनेस, न्यूरोटिज्म्स, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज emphasizes the influence of unconscious motives and childhood experience on personality। तो ऐसा कौन सा थ्योरी है जो ज़्यादा एम्फेसाइज करता है अनकॉन्शियस मोटिव्स और चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस के ऊपर, उस थ्योरी का नाम है साइकोएनालिटिक थ्योरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच साइकोलॉजिस्ट डेवलप द हायरार्की ऑफ नीड्स दैट एम्फेसाइज सेल्फ एक्सप्लेनेशन। तो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है कौन सा साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था जो एम्फेसाइज करता है सेल्फ एक्सप्लेनेशन के ऊपर, उनका नाम है इब्राहिम मैस्लो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इब्राहिम मैस्लो के द्वारा हायरार्की नीड्स के बारे में बात किया गया था और इसके अंदर लगभग 5 जो है हायरार्की नीड्स के बारे में बात किया गया था। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स, नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस नीड्स, नेक्स्ट है स्टीम नीड्स और लास्ट है सेल्फ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सभी के बारे में आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रूट्स मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी व्हिच स्ट्रक्चर ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। तो फ्रूट्स का मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर कौन सा चीज़ जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, वो है ईद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। ईद जो है ए प्लेजर प्रिंसिपल पे ऑपरेट्स होता है और यहीं पे ईगो जो है ये होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे और सुपर ईगो जो है ए मॉरलिटी प्रिंसिपल पे जो है ऑपरेट्स होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी टाइप इज डिस्क्राइब एज आउटगोइंग, एनर्जेटिक एंड सोशिएबल। तो कौन सा पर्सनैलिटी का टाइप जो है आउटगोइंग, एनर्जेटिक और सोशिएबल जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, उसका नाम है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सट्रोवर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर प्रेफरेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, हाई एनर्जी लेवल्स, एंथुजियाज्म्स इन एंगेजिंग विद अदर। यानी जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो है उस टाइप का पर्सन होते हैं जो सोशल होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, जो बाकियों के साथ जो है रिलेशन बना के रखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पर्सनैलिटी टाइप एग्जिबिट्स ट्रेट्स ऑफ बीइंग क्विट, रिजर्व एंड फोकस ऑन इंटरनल थॉट। यानी रिजर्व टाइप का आदमी, बहुत किसी से बात नहीं करना, वो कौन सा पर्सनैलिटी का टाइप के अंदर आते हैं, इंट्रोवर्ट के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंट्रोवर्ट टेंड टू फोकस ऑन देयर इनर थॉट एंड फीलिंग्स रेदर देन सीकिंग एक्सटर्नल स्टिमुलेशन फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। यानी ये लोग जो है अपना खुद का थॉट और फीलिंग्स के अंदर ही जो है बिजी रहते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्बिवर्ट इज डिस्क्राइब एज। एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी किसको कहा जाता है, जो दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है। समवन हु एग्जिबिट ए बैलेंस ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट ट्रेंड्स, जो दोनों को बैलेंस बना के रखते हैं उसको कहा जाता है एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पर्सनैलिटी थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल कैन कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन बॉडी फ्लूइड्स ह्यूमर्स। तो कौन सा पर्सनैलिटी थ्योरी के अंदर 4 टाइप्स का जो है कैटेगराइज किया गया था बेस्ड ऑन बॉडी फ्लूइड्स, उनका नाम है हाइपोक्रेट्स थ्योरी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाइपोक्रेट्स प्रपोज द पर्सनैलिटी टाइप क्लोरिक, सेंग्विन, फ्लेगमेटिक्स एंड मेलनकोलिक। तो 4 टाइप का नाम याद रखना है, क्लोरिक, सेंग्विन, फ्लेगमेटिक्स और मेलनकोलिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए कॉज ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी किसके कारण हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से हो सकता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है और स्ट्रोक से भी हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टिपिकली अपियर। तो ऑटिज्म का जो है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इसका अर्ली साइन कब अपियर होता है, ड्यूरिंग इन्फेंसी या फिर जो है 12 महीना के आसपास जो है ये अपियर हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑटिज्म जो है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, याद रखना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी प्राइमरीली इफेक्ट ए पर्सन्स एबिलिटी टू रीड। कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी जो है पर्सन का रीडिंग को इफेक्ट करता है, उसका नाम है डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक फैक्टर, ऑप्शन बी ब्रेन इंजरी, ऑप्शन सी प्री मेच्योर बर्थ। तीनों यहाँ राइट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस क्वेश्चन में याद रखना है
कि डिसकैलकुलिया जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है, जो डिफ़िकल्टी होता है उसको कहा जाता है, और डिस्प्लेक्सिया जो है फाइन मोटर डिफ़िकल्टी को कहा जाता है, और डिस्ग्राफिया जो है राइटिंग का प्रॉब्लम जो होता है, लिखने में जो प्रॉब्लम होता है उसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ कैन बी डिफाइन एज, मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग को जो है मेंटल हेल्थ कहा जाता है, या मेंटली हेल्दी पर्सन कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी टाइप्स इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को जो है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा थेरेपी का यूज़ किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हैबिट फॉर गुड मेंटल हाइजीन, अच्छा मेंटल हाइजीन रखने के लिए कौन सा हैबिट अच्छा है इनमें से, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग ए हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सक्यूज टू जस्टिफाई अनरीजनेबल एक्शन और फीलिंग्स, तो बताइए ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो जिसके अंदर लॉजिकल एक्सक्यूज जो है बना लिया जाता है अनरीजनेबल एक्शन या फीलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए, तो उसको कहा जाता है रेशनलाइजेशन करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशनलाइजेशन इन्वॉल्व्स जस्टिफाइंग और एक्सप्लेनिंग अनरीजनेबल एक्शन और बिहेवियर बाय मेकिंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस which help reduce emotional distress. Next question है, which of the following adjustment mechanism refer to returning to an earlier stage of development especially under stress, तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक पर्सन जो है अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो है रिटर्न हो जाता है, तो उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, रिग्रेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिग्रेशन occur when individual revert to behaviors or coping mechanism from an earlier development stage of a way of dealing with stress or anxiety. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मेजर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट का यूज किया जाता है, उसका नाम है आईक्यू टेस्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर डेवलपिंग फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है कौन सा साइकोलॉजिस्ट डेवलप किए थे और जिनको जाना जाता है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो उनका नाम है एल्फ्रेड बिनेट, एल्फ्रेड बिनेट जो है फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है डेवलप किए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच साइकोलॉजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को देने के अंदर कौन सा साइकोलॉजिस्ट जो है जाना जाते हैं, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनियल गोलमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, आप सभी को बताना है स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी के अंदर जो इंटेलिजेंस का थ्योरी है, इसके अंदर 3 जो है इंटेलिजेंस का टाइप जो है वो क्या क्या है, तो बताइए क्या क्या है। तो क्या क्या है, इसके अंदर है एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच थ्योरी पोस्ट द इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, कौन सा इंटेलिजेंस जो है वो बात करता है जिसके अंदर 2 जो है इंटेलिजेंस का फैक्टर्स है, सबसे पहला है फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरा है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो बताइए उस थ्योरी का नाम क्या है, उसका नाम है केटल्स हॉर्न क्रेओल थ्योरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केटल हॉर्न क्रेओल थ्योरी जो है बात करता है 2 टाइप्स फैक्टर का, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस एज जनरल एबिलिटी वाज प्रपोज बाय, तो इंटेलिजेंस के अंदर जनरल एबिलिटी होता है, आइडिया को किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के अंदर कौन सा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इनमें से नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जांपल कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन सी वाला है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कमीशन रिकमेंडेशन लार्जली इन्फ्लुएंस द NEP 1968, तो कौन सा कमीशन का रिकमेंडेशन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था NEP 1968 को, उसका नाम है कोठारी कमीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन कब आया था, 1964 और 66 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एजुकेशन डिड NEP 1968 रिकमेंडेड, 1968 जो है कौन सा स्ट्रक्चर रिफॉर्म एजुकेशन के अंदर जो है वो रिकमेंड किया था, तो बताइए क्या होगा।
और रिकमेंड किया था 10+2+3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इंट्रोड्यूस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको किया गया था 1986 ईयर में ही। उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रोग्राम वाज लॉन्च अंडर एनईपी 1986 टू प्रमोट एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था अंडर एनईपी 1986? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया था एनईपी 1986 के द्वारा, जो प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पॉलिसी रिवीजन वाज इंट्रोड्यूस इन 1992 टू मॉडिफाई एनईपी 1996। तो आप सभी को बताना है कौन सा पॉलिसी का रिवीजन 1992 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था एनईपी 1986 को मॉडिफाई करने के लिए। उसका नाम है प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव वाज एड्रेस्ड बाय एनईपी 1986। तो आप सभी को बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव जो है एनईपी 1986 जो है एड्रेस करता है। तो बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 45। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का टारगेट एज ग्रुप क्या है? इसका टारगेट एज ग्रुप बताना है। इसका टारगेट एज ग्रुप है 6 से 14। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान एसएसए लॉन्च। सर्व शिक्षा अभियान जो है कब लॉन्च किया गया था? तो बताइए कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2001 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम पोषण स्कीम इज डिजाइन टू बेनिफिट स्टूडेंट स्टडिंग इन व्हिच क्लासेस। पीएम पोषण स्कीम को डिजाइन किया गया है कौन सा क्लास का बच्चे के लिए? तो इसको डिजाइन किया गया है क्लास 1 से क्लास 8 के बच्चे के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर मिड डे मील स्कीम लॉन्च इन इंडिया। भारत में मिड डे मील स्कीम जो है कब लॉन्च किया गया था? तो कब किया गया था? इसको किया गया था 1995 ईयर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द रिवैम्प्ड मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2021। मिड डे मील स्कीम का नाम 2000 जो है 21 में चेंज हुआ। आप सभी को बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम है पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, 2021 में इसका नाम चेंज हुआ था, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग बाय 2030 एज पर एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा टीचिंग के लिए 2030 तक? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा 4 साल बीएड इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हिच ईयर डज एनईपी 2020 एम टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसीई। तो आप सभी को बताना है एनईपी 2020 के हिसाब से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का टारगेट जो है एम कितना साल तक है इसको अचीव करना। इसको टारगेट है अचीव करने का 2030 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो आप सभी को बताना है क्या एम है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इंट्रोड्यूस करने का। इसका एम है टू इंश्योर बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय ग्रेड 3। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 के हिसाब से आप सभी को बताना है स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, 5+3+3+4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5+3+4। इसके अंदर जो है 5 ईयर्स फाउंडेशनल स्टेज इसको कहा जाएगा। बाकी नेक्स्ट 3 ईयर्स प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा, नेक्स्ट 3 ईयर मिडिल एज कहा जाएगा और लास्ट का 4 ईयर्स सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम टू अचीव ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER ऑफ व्हाट परसेंट इन हायर एजुकेशन बाय 2035। 2035 तक कितना GER को जो है अचीव करने का टारगेट है हायर एजुकेशन के अंदर। तो बताइए कितना अचीव करने का टारगेट है। इसका टारगेट है 50%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ 50 MCQ हम लोग इस मॉक टेस्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।